भैया जी कहीं लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से नए सिरे से जोड़ेंगे। बातचीत का जहां पे कल सिलसिला छोड़ा था, एक्चुअली में हम वहीं से फिर से इसको पकड़ना चाहते हैं। और वो सिरा ये था कि आखिर इलाज की कारगर, मुझे मालूम है कि नई बीमारी है, नए तरह की पैंडेमिक है, बहुत सारे लोग अभी भी इस पर तरह तरह से बात हो रही है, इलाज को लेकर भी तमाम बातें हैं। किसी ने सबसे पहले कहा कि आइवरमेक्टिन, फिर बोला कि नहीं आइवरमेक्टिन नहीं, रेमडेसिविर, किसी ने कहा नहीं रेमडेसिविर नहीं, स्टेरॉइड, और अब प्लाज्मा थेरेपी और ना जाने क्या। इन तमाम सारी चीजों के बीच में मरीज ठीक होकर घर पहुंचे उसके बाद वो बीमार पड़े, और ऐसा बीमार पड़े कि फिर वापस अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और अब जो इसमें नई चीज है और वो ये है कि जहां तक टीके का सवाल था, वो भी 2 हो चुके थे, उसके बाद मौत हुई। लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल है, उसके बाद कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम आपका तारुफ कराते जाएंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव साहब हैं, जो मेंबर हैं टास्क फोर्स से, एम्स से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज भैया जी कहीं में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रवि गोडसे एक बार फिर से हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA AMS से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में थोड़ी जुड़ेंगे। डॉक्टर मेघना हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और अब तो जो एक बात नई सामने आई है वो सिंगापुर को लेकर खास तौर से मैं डॉक्टर मेघना से जरूर जानना चाहूंगा। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी एक बार इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, एक चीज बार बार कही गई और अभी तो लेटेस्ट ये कहा गया, और हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप लोग आए, प्लाज्मा डोनेशन के लिए आप आगे आए, एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, और तमाम सारे अस्पताल, तमाम सारे डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन ICMR ने जो गाइडलाइन जारी करी, उसमें यह कहा, नया प्रोटोकॉल, उसमें कहा कि ये थेरेपी जो है तर्कहीन है और अवैज्ञानिक है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कारगर क्या है फिर डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने खुद भी कहा कि नया डिजीज है, और नया डिजीज है तो थेरेपी भी उसकी धीरे धीरे इवॉल्व होगी, और वही समय लग रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और एक कुछ चीजें हैं जो शुरू में लगा फायदा करेंगी, बाद में मिल रहा है कि फायदा नहीं कर रही हैं। जैसा कि आपने वैक्सीन के साथ भी देखा कि शुरुआत में बोला गया कि 2 महीने पे लगाइए, 1 महीने पे लगाइए, फिर अंत में पता चला कि अब 3 महीने पे लगाइए। तो बेसिक बात यह है कि चूंकि नया डिजीज है, और चूंकि लगातार इस पे ऑब्जर्वेशन चलता रहता है, तो जो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये है कि हाँ, इससे सबसे अच्छा परिणाम निकलेगा, वो पब्लिक को बताया जाता है। तो अब यही बात प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में समझ में आई, तो हमारी जो संस्था है ICMR, उसने निर्णय लिया कि ये बात पब्लिक को बताई जाए। समय पे बताना आवश्यक है, इसलिए ICMR जैसी जागरूक संस्था ने समय पे काम किया और आपको बताया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज तो बहुत बहुत समझने वाली चीज है, जो कि मैं डॉक्टर गोडसे के पास जाना चाहूंगा, और वो ये कि आपको स्टेरॉइड कैसे और कितनी दी जानी चाहिए। ये तो बहुत बहुत साधारण सी चीज है, और उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए ये सबको पता होना चाहिए, और ये पता है। डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी सब जानते हैं मुझसे ज्यादा। मैं तो सवाल भी ढंग से फ्रेम ना कर पाऊं अगर मुझे आपसे पूछना हो। सवाल ये है सवाल ये है कि हमने स्टेरॉइड, मालूम है कि वो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक 1 है, और हमने स्टेरॉइड दी, उसके बाद वो घर आया और ब्लैक फंगस का इंफेक्शन निकल आया। ये सारे सवाल थे। लोगों ने कहा जान बचाना पहले जरूरी है। मेरा ये कहना है, आपसे पूछना है कि क्या प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, जहां तक इन तमाम सारे, चाहे आइवरमेक्टिन से शुरू करें, रेमडेसिविर से शुरू करें, और प्लाज्मा थेरेपी तक आए। 2 साल हो चुके हैं हमें। हमने पूरी दुनिया ने, मैं आपसे अमेरिका से आप हैं, मैं पूछना चाहता हूं पूरी दुनिया से आप हैं, कोरोना से पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद मर गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रोटोकॉल हो। ये सवाल तो सामने आना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन हो, चाहे वैज्ञानिक दें, चाहे डॉक्टर्स दें। डॉक्टर गोडसे। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़्यादा केसेस नहीं है कि एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया। पहले 8 दिन में कोरोना का वायरस का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद इम्यून स्टॉर्म आता है। लेकिन अभी वो डॉक्टर ने बात की कि हमको
ये नया डिसीज है, इवॉल्व हो रहा है, हमको पता नहीं। लेकिन ये तो मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ इस बात से। वो कह रहे थे कि पहले लग रहा था कि 1 महीने का गैप रखना चाहिए, फासला रखना चाहिए कोविशील्ड के 2 डोसेस में। लेकिन वो जनवरी में ही पता था कि 1 महीने का फासला गलत है। 3 महीने का फासला रख दिया, 2 एंड हाफ या 3 महीने का फासला रख दिया, तो उसका प्रभाव 55.1 से 81.3 हो जाता है। डॉक्टर गोडसे रवि 1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं जनवरी से गवर्नमेंट से भीख मांग रहा था, इंडियन गवर्नमेंट से। अगर आपने ये फासला बढ़ा दिया, तो फासला बढ़ा देने से एफिकेसी भी बढ़ेगी और जो 5-6 करोड़ डोसेस, सेकंड डोसेस डॉक्टर को दे बैठे थे, वो 6 करोड़ और लोगों को मिलते थे और मास हर्ड का पॉपुलेशन बढ़ता था। और अभी जब आप कह रहे थे कि ये प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, अभी स्टीरॉयड हम किस जगह पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब 85 साल का बूढ़ा हो, उसको घर भेज दिया क्योंकि उसका आधार कार्ड पे नाम गलत है। और यहाँ कोई भी डॉक्टर जिसके पास डिग्री भी नहीं है, वो स्टीरॉयड पकड़ा देता है। अगर किसी ने शांति से, नेशनल टीवी पे मैं अभी कह देता हूँ, स्टीरॉयड अच्छे ड्रग है, अच्छे हाथों में। कोरोना का सिम्टम चालू होने के 7 दिन बाद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले 7 दिन में किया आपने तो भीगी बिल्ली की तरह आप बॉडी के खुद के प्रतिरोध के बीच में आओगे, तो पहले 7 दिन में मत देना। चालू करने के बाद सिर्फ 4 डोसेस है। डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम इक्वल टू मेड्रोल 32 मिलीग्राम इक्वल टू प्रेडनिसोन 40 मिलीग्राम इक्वल टू 140 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन। इसके अलावा जो भी डोज कोई यूज कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वो तब तक इस्तेमाल करे 10 दिन तक या हाइपोक्सिया कम होने तक। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादातर दवाई चलती ही नहीं है, बॉडी अपने आप ठीक होता है। हम बीच बीच में टांग अड़ा रहे, तो हम रास्ते से हट जाए, सबका टीकाकरण कर दे, टीकाकरण राइट से डॉक्टर साहब, महामारी का अंत हो जाएगा। राइट डॉक्टर साहब, ये जो आपका व्यू है, ये व्यू है कि हम टांग अड़ा रहे हैं या हम टांग लगा रहे हैं, इसको जानना चाहिए, इसको बहुत क्लियर होना चाहिए, चाहे टास्क फोर्स क्लियर करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से आए, लेकिन ये बहुत क्लियर हो। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं जानना चाहता हूं, WHO की तरफ से कल मैं देख रहा था जो गाइडलाइंस आई, उसमें उनके साइंटिस्ट ये कह रही थी कि गलत दवाओं का इस्तेमाल इसमें खतरनाक, घातक हो सकता है। सवाल ये होता है कि अगर हम टांग अड़ा रहे हैं या हम सिर्फ उस वक्त फौरी तौर पे जान बचा रहे हैं, हालांकि ये प्रोटोकॉल हो सकता है कि जान बचाना प्रायोरिटी में है, लेकिन सवाल ये है कि हम ठीक होए उसके बाद फिर किसी और घातक बीमारी में फंस जाएं, या फिर आप कहें कि ठीक है किडनी जा रही है, हम बाद में देख लेंगे, हम अगर शुगर बढ़ रही है तो हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे, पहले तो मेरे सामने ये है कि जान बचानी है। लेकिन जिस तरह से आइवोमेक्टिन से शुरू हुआ है सिलसिला और ब्लड प्लाज्मा तक आया है, तो तमाम सारी गाइडलाइंस आ रही हैं। फिक्स होना चाहिए प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए मेडिसिन को लेकर, या कोई गाइडलाइन सामने है तो लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। देखिए प्रतीक जी, गाइडलाइंस भारत में भी बनी हुई हैं और शुरुआत से ही बनी हुई हैं कि अगर कोरोना के पेशेंट्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, उनके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर भी बनाई गई हैं। बात बस ये है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनमें संशोधन जो है वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो डेटा हमारे भारत से निकल कर आ रहा है, और ये एक ऐसी महामारी है जिसपे पूरे विश्व में इस वक्त रिसर्च हो रही है, तो कहीं अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई देश ऐसा नहीं है जहां इस वक्त इसके ऊपर रिसर्च ना हो रही हो। तो वहां से जो डेटा हमें आता है और जो हमारा अपना डेटा है, मुझे लग रहा है कि उसका जो हमें कोरिलेशन है वो बहुत जल्दी करके हमें भी जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनमें चेंजेस लाने की जरूरत जरूर है, ताकि हम समय से उन स्टेप्स को ले सकें और बहुत ज्यादा देर ना हो जाए कि हम जो है जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो बहुत लेट स्टेप्स नहीं होने चाहिए, ये जरूर बात है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो भारत क्योंकि एक विशाल देश है और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम शहर की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हर जगह की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, इसलिए हमें जो है गाइडलाइंस जो है वो अलग अलग रीजन्स की अलग अलग हिसाब से भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि एक तरफ जहां हम बहुत हाई फाई बात करते हैं, एक तरफ जहां वेंटिलेटर की सुविधा भी है, जहां अच्छे अस्पताल भी हैं, जहां आप तुरंत डॉक्टर तक भी पहुंच जा रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी है जहां आपको दूर किलोमीटरों तक कोई अस्पताल नहीं दिखाई दे रहा है, एक डॉक्टर है जो आपके इलाके में बैठता है जिसकी लिमिटेड नॉलेज भी है। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर ये दबाव भी आता है कि उनको। डॉक्टर स्वाति, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। ये तो सब ठीक है, हम एक तरफ वेंटिलेटर से लड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर से लड़ रहे हैं, ये लॉजिस्टिक्स से भी हम लड़ रहे हैं, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन की तमाम सारी तैयारी है,
लेकिन हम ये कहें कि मेडिसिन को लेकर अगर डायबिटिक 1 पेशेंट है और स्टेरॉइड चला दिया गया और उसके बाद ब्लैक फंगस आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए प्रतीक जी, ऐसी सिचुएशन में अवेयरनेस डॉक्टर के भी होना और मरीज की भी होना दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी, ऐसा एक केस नहीं कई केस सामने आएंगे और स्टेरॉइड का इस्तेमाल इस वक्त कोरोना से बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि अवेयरनेस कितनी है। क्या डॉक्टर ये बात जानता है कि उसने जिस पेशेंट को दवा चढ़ाई उसको आगे चल के उसको सचेत करने की जरूरत है, उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे ब्लैक फंगस के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, और वही मरीज को भी कितना अवेयरनेस लेवल है जानने का जरूरी है। उसे पता भी है कि उसे डायबिटीज है या नहीं है, उसको शुगर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो हम डायबिटीज को लेकर लापरवाही रहे, किसी ने चिंता नहीं करी है कि हमारे शुगर लेवल्स कितने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तो जब अब ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आई उठ करके, तब लोगों को इस चीज की चिंता हुई कि हमारा शुगर लेवल क्या है, जान लेते हैं। अब तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अपने शुगर लेवल्स चेक कर रहे हैं कि कहीं हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। तो बात अवेयरनेस की है। अगर हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा पाए, डॉक्टरों तक पहुंचा पाए, और जो हमारे रिहायशी के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैं, या हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो गांवों तक हमें अवेयरनेस पहुंचाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी हम इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए गांव में अंधविश्वास भी बहुत अब 2 लेवल पे आ गया। एक राइट डॉक्टर साहब, आई एग्री, 2 लेवल पे आ गया। मैंने जहां से डॉक्टर अचल श्रीवास्तव जहां से बात शुरू की थी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आ रहा हूं। सवाल मैंने यहीं से शुरू किया था कि प्रोटोकॉल, उन्होंने कहा, आपने कहा कि प्रोटोकॉल है। अब सवाल यही, मैं आइवोमेटिन ले लूं, अगर एक पहली ड्रग ले लूं अभी इसी पैनल में, हाँ ऑफकोर्स डॉक्टर रवि गोडसे, आपने उंगली उठा दी फट से, मैं आइवोमेटिन का नाम लूंगा, सूर्यकांत कहेंगे देनी है, डॉक्टर रवि गोडसे कहेंगे नहीं देनी है। अब आप सोचिए, ऐसी मुश्किल हालात है कि हम एक तरफ कह रहे हैं देनी है, एक तरफ कह रहे हैं नहीं देनी है। मैं एज ए एंकर, आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपने हफ्ते भर पहले कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए बढ़ चढ़ के लोग आगे आइए, मैंने बोल दिया, क्योंकि डॉक्टर कह रही, डॉक्टर फ्रेटर्निटी बोल रही है कि आगे आइए। आज आपने कहा कि वो तर्कहीन है, अवैज्ञानिक है। अब सवाल यह है कि आपने ये भी कहा कि बहुत नई चीज है, तो हम 2 साल में सीखे क्या डॉक्टर सूर्यकांत, हम ये जानना चाहते हैं, दुनिया सीखी क्या 2 साल में, ये बताया जाए, या कि सिर्फ गिनी पिग है, हम ट्रायल कर रहे हैं, बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए प्रतीक जी, 15 महीने पहले जितना कोविड आपको आता था उतना ही कोविड हमको आता था। हर डॉक्टर को ये मान के चाहिए, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो डॉक्टर रवि गोडसे हो, चाहे डॉक्टर स्वाति हो, चाहे डॉक्टर श्रीवास्तव हो, डॉक्टर सूर्यकांत हो, किसी के मेडिकल स्कूल में कोविड-19 क्या होता है नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि वो आया ही 19 में। एक बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये ट्रीटमेंट जब इवॉल्व होता है किसी नई चीज के लिए, तो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां पर मैं काम करता हूं, सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी बाकायदा, जिसको कहते हैं ना नारियल वारियल फोड़ के उद्घाटन करके शुरू किया, बड़ा बड़ा हेडलाइन फ्रंट पेज पे कि साहब हम प्लाज्मा थेरेपी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहा है, बचाने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। लेकिन 2-3 महीने में ही हमको समझ में आया कि भाई ये नहीं काम करता है, और उसके बाद हमने शटर पे ताला लगा दिया, शटर गिरा दिया। ये हुआ, बहुत उम्मीद और बहुत आशाओं के साथ हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी, क्योंकि एविडेंसेस आए थे। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर पिछले 6 महीने से ज्यादा से दुनिया भर के एक्सपर्ट और इंडिया के एक्सपर्ट कहने लगे कि भाई अब प्लाज्मा थेरेपी, इसको नमस्ते करो। तो आखिरकार आईसीएमआर ने कल नमस्ते कर लिया। तो देखना पड़ेगा कि पूरी इंडिया में क्या जनमत। उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य था भारत में जिसने आइवरमेक्टिन को अंगीकार किया, और वो किसके आधार पे था? हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर लाए जुलाई के महीने में, 18 एक्सपर्ट, मैं और 17 एक्सपर्ट मेरे दोस्त और 18 एक्सपर्ट हम लोग व्हाइट पेपर लाए आइवरमेक्टिन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के समझ में आ गया, उन्होंने 6 अगस्त 2020 को, मैं उस एक्सटर्नल एक्सपर्ट था उस कमेटी का, 5 अगस्त को मैंने दस्तखत किए, 6 अगस्त को जियो निकल आया कि आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करिए। आज तक कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी कर रहे हैं, और आज हम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए उस समय धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाद बांग्ला, वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, अब तो गोवा भी, और ये सब राज्यों ने ले लिया। तो अल्टीमेटली अभी 3 मई के आईसीएमआर की गाइडलाइन में भी आ गया कि हाँ भाई आइवरमेक्टिन ले सकते हैं। तो आइवरमेक्टिन की यात्रा
हमें तो सफल होती दिख रही है। दुनिया में अभी भी 40 से ज्यादा ट्रायल जो है वो आइवरमेक्टिन के ऊपर हो रहे हैं। पड़ोसी बांग्लादेश भी दो बड़े इफेक्टिव स्टडी करके ये एविडेंस दे चुका है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में प्रोफाइलिसिस हो रही है। हम राइट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में साहब, मैं तो सवाल रख रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं तो सवाल रख रहा हूं। आपने कहा कि जितना ज्ञान आपको, मैं जो मान के चलता हूं आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट मुझसे ज्यादा बेहतर है। मैं तो सवाल रख रहा हूं, और ये सवाल ये है कि हमको अगर ऐसे ही सीखना है तो ये सवाल सामने रखा जाना चाहिए। कोविड टास्क फोर्स के अंदर डॉक्टर रवि गोडसे कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर मेघना, मैं आपके पास इसके बाद तुरंत आ रहा हूं जी। या हम डॉक्टर लोग कोविड के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते। मेरे एक चाचा जी थे, वो कहते थे, मैं कहा चाचा जी आप गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बेटा 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से कर रहा है इसका मतलब गलत सही नहीं होता, वो गलत ही होता है। यू आर रॉन्ग फॉर टू लॉन्ग। अगर अगस्त से ये आइवरमेक्टिन चला रहे हो तो अभी जो चल रहा है 7-8 महीना आइवरमेक्टिन यूज कर रहा है, अभी जो चल रहा है वो आपको क्या सफलता की निशानी दिखाई देती है? आइवरमेक्टिन ब्राजील में सबसे बड़ा आइवरमेक्टिन यूज किया था। आपको लगता है ब्राजील अभी सफल है? मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कमिटीज आइवरमेक्टिन प्लाज्मा वगैरह क्यों चला रहे हैं? क्योंकि गतिविधि उनके उपलब्धि का विकल्प है। एक्टिविटी इज देयर सब्स्टिट्यूट फॉर अचीवमेंट। ऐसा ना हो कि कोई कहे उनके के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उसलिए एक के ऊपर एक लगाते रहते, ये करो वो करो, तो लोगों को लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। गलत काम करने से ये अच्छा है कुछ काम आप मत करो। ये क्या हमारी कमिटी है आईसीएमआर, उनको क्या न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता? दिसंबर में 10,000 पड़ी स्टडी पेशेंट का स्टडी यूके ने अबैंडन कर दिया था दिसंबर में। उसको 5 महीना हो गया अभी, उनको 5 महीना लगता है ये समझने को कि प्लाज्मा नहीं चलता। 6 जनवरी को अर्जेंटीना से स्टडी आया था, वो कहता है प्लाज्मा सिर्फ बूढ़े लोगों में हाई टाइटर प्लाज्मा विदिन 72 आवर्स। विदिन 72 आवर्स हमारे यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट आने को 5-6 दिन लगते हैं। तो अपने को कैसा चलेगा? प्लाज्मा चलने वाला ही था, दिसंबर से पता था, 5 महीना वेस्ट कर दिया। मैं सबसे हमेशा कहता हूँ रणनीति रण के पहले बनती है। ये सब पहले जल्दी काम करना चाहिए। क्विक सिंगल लेने के टाइम रास्ते में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, टहल नहीं रहे दो बैट्समैन एक दूसरे को, दौड़ना है जल्दी से। ये प्लाज्मा को दिसंबर में ही खत्म कर देना चाहिए था। आज अभी सब फॉरेन वैक्सीन को अप्रूव करके इंडिया में लाओ, तभी ये महामारी खत्म कर देंगे 2 महीने में। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रही थी। डॉक्टर स्वाति आप जोड़िए, फिर मैं डॉक्टर मेघना के पास जाऊँ। डॉक्टर स्वाति राइट जी। डॉक्टर स्वाति 2 बातें हैं प्रतीक जी। एक बात तो ये ठीक है कि जो भी रिसर्च बाहर हो रही है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज होने चाहिए। बाहर की इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करके हमारे यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ करके हमें जल्दी संशोधन लाने चाहिए अपनी गाइडलाइंस में। उतनी लंबे समय तक उनको नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आइवरमेक्टिन की बात भी अगर हो रही है तो ये समझना भी जरूरी है कि जो देश होते हैं जहाँ इस वक्त स्टडीज हो रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, हर जगह की जो परिस्थितियां होती है, यहाँ तक कि जो हमारी पॉपुलेशन है, एशियन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, उन सब की कंडीशंस भी अंदर से फर्क होती हैं। और इसलिए स्टडीज में कई बार जो नतीजे होते हैं वो कहीं अच्छे नहीं आते हैं तो कहीं अच्छे आते भी हैं। और इस वजह से कई सारी दवाइयों के ऊपर पास्ट में भी इस तरह के डिसीजंस हुए हैं। मलेरिया की दवाइयों को ले लें, HIV की दवाइयों को ले लें, कि कुछ दवाइयां भारत में ज्यादा इस्तेमाल होती है जबकि वो यूरोप और अमेरिका में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये द्वंद्व जरूर रहेगा रिसर्च को लेकर के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर क्लियर कट एविडेंस हमें कहीं से भी आता है, किसी भी देश से आ रहा है, और अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है कि अफरा तफरी का माहौल जो डॉक्टर गोडसे ने कहा, डॉक्टर गोडसे ने यही बात कही, डॉक्टर गोडसे ने बात कही। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं से कोई आ रही है गाइडलाइन, ऑफ कोर्स डॉक्टर अचल इस पे बताएंगे, टास्क फोर्स में है। डॉक्टर मेघना, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पीडियाट्रिशियन हैं आप, पीडियाट्रिक हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज सिंगापुर वायरस की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तमाम सारे लोग हम लोग बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस बंद कर देनी चाहिए। ये भी बात आई कि ये डेडली वायरस है, हमको बहुत तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारी टास्क फोर्स की तरफ से भी क्लियरेंस आया कि बात आई कि ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमने क्या सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर 2 साल की लड़ाई हम यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल की, तो बच्चों को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कोई सबक ले लिए हैं। अगर हमको तैयारी करनी है तो किस तरह की तैयारी है हमारी, ये हम जानना बहुत जरूरी है। हम इसके बाद वैक्सीन पे डॉक्टर अचल श्रीवास्तव आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर मेघना।
देखिए, अभी नए वेरिएंट्स जैसे ये बात हो रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंडियन वेरिएंट ही वहाँ जाके बच्चों को संक्रमित कर रहा है या वहाँ का कोई अलग जीनोमिक स्ट्रक्चर आया है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि तीसरी वेव हो, चाहे अभी की जो वेव है इसका पीक आया भी है या नहीं भी आया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट ओवर पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ये न्यू होस्ट है वायरस के लिए। अभी की पॉपुलेशन आइदर इन्फेक्टेड हो चुकी है या कुछ हद तक वैक्सीनेट हो चुकी है, मे बी पार्शियल या मे बी कंप्लीट। बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन है नहीं, तो इसलिए वायरस के प्रति ये अच्छा नया होस्ट है और इसलिए बच्चों में संक्रमण हमें मिलेगा। अब पहले वेव से कंपेयर करें तो सेकेंड वेव में 11% बच्चे हमें मिले हैं। साइमल्टेनियसली फैमिली क्लस्टर्स भी सेकेंड वेव में बहुत गति से मिले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस वेव से पहले अगर फैमिली वैक्सीनेटेड रहती तो शायद ये संख्या में हमें बदलाव दिखता। तो अब ऐसी चीज़ होते होते समय लगेगा। जैसे इस दिसंबर तक शायद पूरी इंडियन पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, अगर नंबर ऑफ वैक्सीन्स हमारे पास पहुंचते हैं तो ये जब तक कवरेज नहीं होता तब तक बच्चों के प्रति खतरा तो है डेफिनेटली। तैयारी की बात रहती है तो ऐसा है कि फिलहाल अगर हम कितना भी कहें कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस ही ज़्यादा हैं, बच्चों में भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी मैं ये डिस्कशन सुन रही थी अबाउट शुगर एंड एवरीथिंग। बच्चों में भी आईडीडीएम के बच्चे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है। दूसरा किडनी के डिजीज़ेज़ होते हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ेज़ हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो जब हमें एक्चुअल शिफ्ट ओवर दिखेगा तब इनमें भी हमें कोमॉर्बिडिटीज़ के बच्चों में भी हमें खतरे की घंटियाँ दिख सकती हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक बच्चों को घर में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें प्रिपेयर्डनेस का एक डॉक्टर एस्पेक्ट ये भी है। महीना, डॉक्टर महीना, मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, लेकिन आज कुछ टेक्निकल एरर मेरी तरफ से है क्योंकि मुझे ऑडियो बहुत विजिबल नहीं है, दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है बहुत अच्छी तरह से आपसे, लेकिन कोशिश करेंगे हम एक बार फिर से। आप जिस वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं, मैं उसी वैक्सीनेशन के पॉइंट पे आना चाहता हूं, वापस लौटना चाहता हूं, पैनल की तरफ आना चाहता हूं। और ये बात कही गई कि शायद अमेरिका में जो हर्ड इम्यूनिटी है वो 70 या 60% के पास आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में पहले भी आ सकती है, यहां पे भी आ सकती है, पहले आ सकती है। क्यों आ सकती है? इन्होंने कहा कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन होते रहे हैं और जिस तरह के फ्लूज हमारे पास आते हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से हम एक इस स्थिति में आ सकते हैं। दिस इज ट्रू। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव कि ये बात सही है, कहां तक आप इससे राय रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर अचल श्रीवास्तव। हाँ, देखिए बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी इस तरह के पैंडेमिक में हर्ड इम्यूनिटी की बड़ी आवश्यकता है। हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेंट करती है डिजीज के स्प्रेड को, पर उसके लिए जो जो हमारा तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका कहना चाहिए, वो ये है कि हम वैक्सीन लगा के लोगों को इम्यून बनाएं। तो वैक्सीन लगा के वो तो काम चल ही रहा है, लेकिन एज यू कैन अंडरस्टैंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सबको वैक्सीनेट करना कितना हरकुलियन टास्क है, वो हो रहा है, चल रहा है काम। लेकिन जो अपने आप स्प्रेड हो रहा है डिजीज लोगों में, वो निश्चित रूप से इम्यूनिटी पैदा कर रहा है और अपने पास उतना अच्छा प्रिवेंट करने का तरीका नहीं है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक मानती भी नहीं है बात। तो ऐसे में जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ पहले आ जाए। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और हर तरफ हम टेस्ट करके भी लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे गांवों में इस समय जिस तरह फैला हुआ है, ये लगभग इम्पॉसिबल है कि हम गांव के सारे लोगों को टेस्ट कर पाएं। तो ये तो बाद के लोग अपना जो चेक कर रहे होंगे सीरम, हाँ कितने लोगों में इम्यूनिटी आई है, नहीं आई, जगह जगह एक्सपेरिमेंटल तौर पे या कई जगहों पे सरकारी तौर पे चेकिंग हो रही होगी, उस तरह से पता चलेगा कि हाँ इतने % लोग इम्यून हो गए। लेकिन बात वही है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना यूएस यूके को मैनेज करने की तुलना में बहुत अंतर है। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन वैक्सीन पे एक सवाल था जिसको कि आपने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि 2 वैक्सीन ली उसके बाद भी डेथ हुई, और ये लोगों के बीच में एक विषय बना हुआ बार बार, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल के साथ गोई के साथ सवाल के जवाब आए और जवाब दिया जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे दिमाग में जो लोगों के सवाल हैं उनको खत्म कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रवि गोडसे आपसे, फिर स्वाति और ये मेघना जी एंड देन अचल जी, और हमारे साथ सूर्यकांत जी बने हुए हैं। डॉक्टर गोडसे बहुत जल्दी से क्विक, कि लोगों ने कहा कि
2 वैक्सीनेशन हो गए, उसके बाद डेथ हो गई, तो ये क्या है, कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, लोगों ने सवाल उठाया। डॉक्टर रवि गुड साहब, आप मुझे ऐसे लोगों के नाम बताए जिनका 2 वैक्सीन डोज लेने के बाद डेथ हुई, और मैं आपको नाम बताता हूं 2 डोज लिए और उनकी डेथ नहीं हुई है। एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। वो क्या होता है, कभी कभी एक ही आता है तो वही बात हम बार बार दोहराते हैं, और उसकी वजह से लोग डर जाते हैं और वैक्सीन नहीं लेते। इसकी वजह से इसके बारे में डरना नहीं है। ये जो डॉक्टर लोग डाल रहे थे व्हाट्सएप पे स्टोरी, 2 कोविशील्ड के डोसेस लिए फिर भी मुझे कोविड हुआ, ये गलत बात है। स्टोरी ये होनी चाहिए कि कोविड हुआ था लेकिन 2 डोज लेके मैं बच गया। और क्विकली हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कहूंगा, से कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा था, अकेला मैं कह रहा था पहले 3 महीने से। मैं ये कहता हूं मैं सही हूं, लोग सही साबित होऊंगा, लेकिन लोग 2-3 महीना लगा रहे हैं मुझे सुनने में। कोविड हर्ड इम्यूनिटी जो दहलीज है वो इंडिया में 56% रहेगी, क्योंकि हमारे पुराने कॉमन कोल्ड वायरस है वो भी कोरोना वायरस है। इसलिए अगर अमेरिका की दहलीज 70% है तो हमारी 56% रहेगी। और आपने गूगल किया तो सिर्फ डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे पहले 4-5 महीने से, और यही सही साबित होगा। इंडिया बहुत ही जल्द वैक्सीनेशन अगर तेजी से बढ़ाता है तो बहुत ही जल्द इस मकाम पे पहुंच जाएगा, डरने की बात नहीं है। डॉक्टर मेघना कुछ कहना चाह रही हैं। डॉक्टर मेघना, जी देखिए, वैक्सीनेशन जितना जल्दी हम करेंगे उसी से प्रिवेंशन होगा फाइनली। अब बच्चों में जैसे 12 साल के ऊपर वैक्सीनेशन यूएस में अलाउड है। अभी कोवैक्सीन की ट्रायल्स के लिए उन्होंने मान्यता दी है, जो कि अंडर 12 इयर्स के लिए बेसिकली दी है, बिटवीन 2 to 12। तो 12 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो एडल्ट्स के जैसे काफ़ी बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोविड। उनको भी वैसा सही न्यूमोनिया साइन सिम्टम्स, कई जगह 1 ऑड केसेस में स्टीरॉइड्स का भी यूज़ करना पड़ता है। हम ऐसे बच्चों में कई बार सीटी स्कैन करते हैं, जो कि अदरवाइज हम किसी भी बच्चे में एडवाइस नहीं करते हैं एब्सोल्युटली। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, अगर 12 इयर्स के ऊपर हम वैक्सीनेशन जल्दी अप्रूव करें, बाहर से ले आए या यहाँ पे अवेलेबल कर दें और उन पॉपुलेशन को कवर करें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स का वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, एंड विथ व्हिचएवर वैक्सीनेशन अवेलेबल कर लेना चाहिए। राइट, डॉक्टर स्वाति। प्रतीक जी, आपका सवाल था कि 2 वैक्सीन डोज लेने के बाद भी लोगों की डेथ क्यों हो रही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस तरह के जो लोग हैं जिनकी फिर भी मृत्यु हो रही है, ये प्रतिशत जो है ये बहुत ही कम है, ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम प्रतिशत है। और दूसरा, सिवियरिटी ऑफ डिजीज को ये चीज प्रूवन है अब सारी वैक्सीन के साथ कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये संभावनाएं तो है कि आपको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा नहीं होगी। ये अब काफी हद तक प्रूवन हो चुका है। दूसरी बात ये भी है कि अब स्ट्रेन्स जो हैं वो तरह तरह के नए नए आ गए हैं, और जो हमारी मौजूदा वैक्सीन हैं वो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट जो है फुल प्रूफ हमें अभी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही हैं। तो हमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी जरूर मिलती है जो कि नेचुरल इम्यूनिटी से कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संभावनाएं रह जाती हैं कि हमको कोई ऐसे स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ जो कि वैक्सीन से कवर नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ये एक संभावना है। और तीसरी, जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर्स में ज्यादा देख रहे हैं, वहां भी ये समझना जरूरी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स का जो एक्सपोजर है वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसीलिए उन लोगों में वायरल लोड भी जो है वो कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। अगर आप देखें, अभी अमेरिका ने मास्क जो है वो बोला है कि जो लोग 2 वैक्सीन लगा चुके हैं वो मास्क उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर सेटिंग में वर्कर्स हैं, उनको उन्होंने फिर भी हिदायत दी है कि आप फिर भी मास्क लगा के रखिए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं वहाँ वायरल लोड बहुत ज्यादा है और उनको दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं बाकी लोगों से ज्यादा रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमने डॉक्टर वेरी क्विकली सर। 2 महीने पहले हम लोग कहते थे कि म्यूटेशन, डॉक्टर साथी, 2 महीने के पहले हम लोग कहते थे कि म्यूटेशंस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं चलेंगे, ये साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश वेरिएंट, लेकिन वैक्सीन चलते हैं। रियल लाइफ में चिले में 14 लोगों का स्टडी आया है, कतार में 2 लाख लोगों का स्टडी आया है। इसके वजह से हम लोग मास्क निकाल रहे हैं। ये बात करना गलत है, हमको ये पता नहीं तो फिर बात, अगर इससे लोग डर जाएंगे और वैक्सीन नहीं लेंगे, दूसरे वैक्सीन का इंतजार करेंगे। मैं आपको आंख में आंख डाल के कहता हूँ, म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी वैक्सीन चलेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। और अभी मैंने ट्वीट डाला है @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे। मुझे तो ये इंडियन म्यूटेशन नाम से ही नफरत है। मैं उसको कहता हूँ B1617 वर्जन ऑफ चाइनीज वायरस। क्यों इंडियन म्यूटेशन? हम खुद ही
हमारा नाम बदनाम कर रहे, पूरे दुनिया में इंडियन म्यूटेशन कह रहे। वो इंडियन म्यूटेशन नहीं है, वो चाइनीज वायरस का B1617 वर्जन है और वैक्सीनेशन चलती है, म्यूटेशन के खिलाफ भी राइट। चलती है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप अगर कुछ कहना है, क्विक, बहुत क्विक, वेरी क्विक। बिल्कुल, डॉक्टर मेघना में आ रहा हूं। किसी ने भी ये नहीं कहा है, ना मैंने ये कहा है कि वैक्सीन जो है वो म्यूटेशन पर काम नहीं करती, और हमने बल्कि ये बोला है कि नेचुरल इम्यूनिटी से ज्यादा अच्छा वैक्सीन काम करती है। तो लेकिन हम म्यूटेशन ये की नहीं बात कह बंद सकते ही हैं करो कि आप लोग। म्यूटेशन पर 100% काम करेगी, ऐसा आप नहीं तो बोल सकते। बंद करो यही म्यूटेशन के बात, ऊपर बात इसीलिए करना। अगर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो वैक्सीन लेने के बाद भी जिनकी डेथ हो रही है, तो हमें समझना जरूरी है कि उनमें कुछ कारण है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हम यही लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेने से ही आपको फायदा होगा, उसी से आप ज्यादा संक्रमण से बच सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रेन का हो। वो नेचुरल इम्यूनिटी से आपको कहीं ज्यादा बेहतर बचाती है। क्या आप लोग 5 लैब बता डॉक्टर सकते मेघना, हैं जहाँ ये डॉक्टर मेघना, म्यूटेशन क्विक टेस्टिंग क्विक, होता है? डॉक्टर मेघना, वैक्सीन लेने से मैं जी, वैक्सीन ले, एम आई ऑडिबल? जी डॉक्टर मेघना, वैक्सीन लेने राइट से राइट डरने राइट, यू की ऑडिबल। वैक्सीन लेने से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने सारे वैक्सीन लगवाते हैं। डीपीटी का जो रूटीन वैक्सीन है उसका इतना तेज़ फीवर आता है, जो मैं नॉर्मल पॉपुलेशन का फियर देख रही हूँ, कई बार जो डाउट्स आते हैं उसमें लोग बुखार से भी डर रहे हैं। उनको लग रहा है बुखार हो जाएगा तो क्या होगा। जो पर्टिकुलर एक आध कोई वैक्सीन है जिसमें आपको क्लॉटिंग रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट बताया है, कुछ है, ये सारे रेयरर चीज़ें हैं। ऐसे तो ओरल पोलियो से भी कई बार कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो इसलिए प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर वैक्सीन से कुछ नहीं हुआ है, हमने खुद लिया है, नथिंग मच हैज़ हैपेंड एंड पीपल शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम बहुत फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, वी आर प्रॉब्ली मॉडल, और हम लोग कुछ अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या फिर भी हमने वैक्सीन लेना चाहिए? तो एब्सोल्युटली, इम्यूनिटी का नाम ये नहीं कि आपको कंजेनिटली कुछ मिला हुआ है, इट हैज़ टू बी बूस्टेड टू अप्रोप्रिएटली अगेंस्ट सम पर्टिकुलर एजेंट, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट राइट राइट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहें में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा कर रहे थे फील्ड कमांडर के, जी हाँ, ऐसे तमाम सारे लोग मेहमान के कॉलम में हमारे साथ शरीक होते रहे। आज कानपुर के डीएम, बहुत अहम जगह कानपुर, और बड़ा शहर मैं कहता हूं, महानगर इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, बहुत माफी के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी समस्याएं उस शहर के अंदर हैं। बहरहाल मैं आलोक तिवारी जी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से तमाम चीज़ों को उन्होंने कार्य किया है वो बहुत स्वागत योग्य है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आलोक जी, मैं पहले जानना चाहता हूं, बड़ी सुर्खियों में था, बड़ी तमाम सारी समस्याओं पे था, ब्लैक फंगस को लेकर भी 50 लोग सुना कि हैलेट हॉस्पिटल में भी हैं, तमाम सारी की चर्चा है। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि गंगा के किनारे जो लाश थी उनको लेकर तमाम सारी चर्चा आई, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन है, उसको लेकर कहां तक चीजें की गई, और ये जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाऊंगा। आलोक जी। प्रतीक जी, देखिए ऐसा है, गंगा जी में जो लाशों का बहने का जो प्रकरण कुछ शहरों में या दूसरे राज्यों में आया था, उसके बाद कानपुर पे भी स्पॉटलाइट रहा। तो इसको लेकर हम लोग निरंतर सजग रहे, और हम लोगों ने चेक करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा कि कहीं ऐसा कोई अगर केस घटित हो रहा हो और कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही हो तो हम लोग उस पर लोगों की मदद करें। अगर उनको डेड बॉडी डिस्पोजल के लिए लकड़ी चाहिए या जो भी मदद चाहिए वो हम दें। बट ये ऐसा मैंने ठीक रहा, यहाँ पर अरेंजमेंट की हम लोग कंटिन्यूस टेस्ट करते रहे, चेक करते रहे, लेकिन अभी तक कानपुर नगर, मेरे जिले में जो कानपुर नगर है, उस जिले में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है जिसमें डेड बॉडीज को बहाने की केस सामने आया है। मैजिस्ट्रेट्स को लगाकर, जल पुलिस को लगाकर कंटिन्यूस चेकिंग की गई, कई बार चेकिंग की गई, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, बट ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी हम लोग तैयार हैं, लकड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं। आलोक जी, चर्चा कानपुर की तमाम सारे से होती रही है, मैंने पहले ही इसके इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें जोड़े जाने की जरूरत है, सारे लोग परिचित हैं, उस पर कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आलोक जी, एक चीज जो बात थी ब्लैक फंगस को लेकर आई, मैं जानना चाहता हूं कि एकदम से मरीज बढ़े वहां पर, इसको लेकर क्या इंतजाम और किस तरह का
सारी प्रक्रिया को आप लोग देख रहे हैं और किस तरह से कार्य में आए हैं? आलोक जी। आलोक जी, खासतौर से ब्लैक फंगस को लेकर सवाल पूछा है हमने। हाँ, ब्लैक फंगस की बता रहा हूँ, को लेकर सवाल पूछा है कि जी, ब्लैक फंगस को लेकर बता रहा हूँ कि ब्लैक फंगस को लेकर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट ये है कि उसको जो हमारे होता है कि जो लॉजिस्टिक्स का होता है, दवाओं की उपलब्धता होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के थ्रू दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और वो मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों को दी जा रही हैं। तो ब्लैक फंगस और जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो स्टेरॉइड्स को यूज को लेकर, पानी को यूज को लेकर, जिस तरह का भी प्रिकॉशंस हैं, वो सारे राइट हैं और वो इंक्रीजिंगली किया जा रहा है। राइट आलोक जी, और इस बात की चर्चा है, हम सारे लोग इस बात में खबरें जरूर मिलती भी रहती हैं कि कानपुर में इस तरह के कार्य चल रहे हैं। और निश्चित तौर से हम आपके पास अभी एक सवाल के साथ फिर से लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय आर भूसरेड्डी साहब जुड़ रहे हैं। आप लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट खासतौर से आपने किया जिसकी बड़ी चर्चा है और देश में भी चर्चा है उसकी, और चर्चा यह है कि आपने शुगर फैक्ट्रीज से खासतौर से ऑक्सीजन की सप्लाई का काम किया है। और मुझे बताया गया कि लगभग 41 जगह शुगर फैक्ट्रीज में आपने इस चीज को किया है और बड़ी सक्सेसफुली हो रहा है। और ये जानना चाहते हैं लोग कि किस तरह से आपने शुगर फैक्ट्रीज के को लेकर इस काम को, ये जो नोवेल काम है आपने खासतौर से ऑक्सीजन सप्लाई में, ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से ये चीजें बहुत विषम परिस्थितियों में कैसे निकल के सामने आई है। जी संजय जी। जी के साथ में बैठक में चर्चा हुई, तो उसमें ये हुआ था कि हम लोग को इसमें सभी विभागों से जहां जहां संभव हो प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसी के तहत इसमें चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा आबकारी विभाग, ये 2 विभाग मिल करके इसमें पहल किए, जिसमें हमने 42 ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये जो हम सब लगा रहे हैं, ये हम जिले के ग्रामीण सीएचसी में लगा रहे हैं, और हम जहां पर छोटे जिले हैं जैसे कानपुर देहात में माती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगा रहे हैं। तो 5-6 जगह जो नए जिले, पुराने जिले हैं, छोटे जिले हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अन्यथा अमूमन हम ग्रामीण अंचल के किसी सीएचसी को ले रहे हैं। ये सीएचसी का चयन जो है डीएम्स और सीएमओस ने किया है, और हम लोग जो ये दोनों विभाग से मिला करके हम लगा रहे हैं सीएसआर के मद से, उसमें 79 ऑक्सीजन जनरेटर्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। और ये 79 में 42 चीनी मिल और हमारे सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से, और 37 हमारे आबकारी विभाग के जो हमारे संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से। तो हम कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें 79 अस्पतालों में लगा रहे हैं, जिसमें 42 चीनी उद्योग और उनके संस्थाएं और 37 आबकारी की संस्थाएं। सर, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है संजय जी कि अगर लगा रहे हैं तो कब तक लग जाएंगे? और एक सवाल के लिए तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा कि गांव की तरफ आप बढ़े और गांव की तरफ आपने जोड़ने की कोशिश करी है। और तीसरी बात आपने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खासतौर से जिला अस्पताल हैं उनमें चीजों को सुधार की बात है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार होगा। तो कब तक ये शुरू होगा और किस दिन से ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जानना बेहद जरूरी। संजय जी। हमारे 79 प्लांट्स है, उसमें हमारे 8-9 प्लांट्स हमारे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुके थे। पहले हमने जिस दिन ये काम शुरू किया था, उसी दिन हमारे संस्थाओं ने, आईपीएल एक हमारा ग्रुप है, उन्होंने 3 प्लांट्स का उसी दिन ऑर्डर कर दिया था। एफएमसी ग्रुप हमारा ये है, उन्होंने 2 कर दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग 15-15, 20-20 कैसे ऑर्डर्स प्लेस किए। आज के तारीख में जो 42 गन्ना और चीनी उद्योग के संस्थाएं, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसी प्रकार
आबकारी के 37 हमारे जो संस्थाएं उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ये इसमें से हमारे 30 मशीन ये हमारे ताइवान से आ रहे हैं, तो उसको हम लोग एयरलिफ्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही हमारे दिल्ली के साथ में इसमें पत्राचार और वार्तालाप होगा, तो जिससे हम एयरलिफ्ट करा लेंगे उसको हांगकांग से या ताइवान किसी एक पॉइंट से। तो उसमें जो हमारे को इन्होंने डेट दिया, फर्स्ट कंसाइनमेंट हमारा 29 को आ रहा है और उसके बाद लगातार आ रहा है, और उसके एक दिन के अंदर वो वहां पे जगह पे स्थापित होगा। इस बीच हमारा जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीएचसी के अंदर या जिला अस्पताल में, वो वहाँ के हमारे जिलाधिकारी गण और वहाँ के जो हमारे हेल्थ स्टाफ है, हेल्थ विभाग का जो स्टाफ है, सीएमओ, सीएमएस जो भी है या एमओआईसी है, वो वहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पाइप वाइप सब लगा ले रहे हैं। और साथ ही साथ इन जनरेटर्स को, ऑक्सीजन जनरेटर्स को बैकअप की भी जरूरत है। तो जब बिजली रहेगी तो वहां पे हमें 42 किलोवाट चाहिए, तो उसका भी पूरा प्राविधान किया जा रहा है। और अगर बिजली जाती है तो हम ऑक्सीजन नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे पेशेंट्स भर्ती हो गए, अगर उसको बिजली जाती है तो विद इन अ सेकेंड उसको हमको बैटरी कहता डीजी सेट पे हमें डीजल जनरेटर सेट पे हमें शिफ्ट करके हमें बिजली उसको तुरंत 30 सेकंड के अंदर देना होगा, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो सतत चलता रहे। तो ये सब चीजें वो लोग तैयार कर रहे हैं, और इसी बीच प्लांट्स आ जाएंगे तो ये राइट। संजय जी, मैं एक सवाल के साथ जरूर आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन मैं आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। और वो सवाल ये है कि कानपुर में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, भगवान करे ना, ऊपर वाला रहम करे कि कुछ चीजें थर्ड लेयर जैसी चीजें ना दिखाई पड़े। हम वैक्सीनेशन की तरफ अभी बात हो रही थी, हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही, तमाम बातें हो रही थी, हम उसी तरफ चल पड़े, बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ सुनहरा और रोशनीदार दिखे। लेकिन ऊपर वाला ना करे कि अगर कहीं थर्ड लेयर जैसी चीजें आई तो कानपुर जैसा शहर किस तरह से गेयरअप होगा, किस तरह से तैयार होगा। आबादी, घनी आबादी, उसका प्रेशर निश्चित तौर से जानता हूं आलोक जी, मुझे भली बात मालूम है कानपुर में क्या प्रेशर है, किस तरह के प्रेशर है, तो कैसे निपटना होगा, कैसे निपटेंगे, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा है। आलोक जी, क्या रोड मैप है अपने पास? आलोक जी, देखिए, राज्य सरकार के निर्देशन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोकल स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी हो। जैसे अभी संजय भूसरेड्डी सर कह रहे थे कि हर जगह पे हर जिले में एक दे रहे हैं, उसके क्रम में हमारे यहाँ सीएचसी बिल्हौर एक रूरल एरिया का हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा एक रूरल एरिया का हेल्थ सेंटर सीएचसी घाटमपुर है, वहाँ पर नेवेली का एक जॉइंट वेंचर है, नेवेली पावर प्लांट, वो सीएसआर में दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक प्लांट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लग रहा है, उसके अलावा एक प्लांट जो है सीएसआर से लग रहा है, दूसरे प्लांट की बात हो रही है। कांशीराम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उर्सला हॉस्पिटल, वहां पे लग रहा है। इसके अलावा कल मेरे स्तर पे प्राइवेट डॉक्टर्स से भी अपील की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपील की गई है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स 50 बेड या उससे ऊपर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी से कहा गया है कि आप 500 लीटर पर मिनट का प्रति 500 बेड 500 लीटर पर एटमॉस्फेयर प्लांट अपने यहाँ लगा दें, जिसका खर्चा भी बहुत नहीं आता। और इस अपील के पहले भी कई हॉस्पिटल लगा रहे थे और कल काफी मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैंने गवर्नमेंट को भी कल अपनी ओर से एक रिकमेंडेशन लिखी है, जिसमें मैंने कहा है कि ये लाइसेंसिंग कंडीशन का पार्ट भी बनाया जाने पे विचार किया जा सकता है कि जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं 50 से 100 बेड से बड़े हैं, उनकी लाइसेंसिंग कंडीशन दी जा सकती है कि वो ऑटोनोमस ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन प्लांट रखेंगे एटमॉस्फेयर से। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कैपेसिटी। बिल्कुल। मैं संजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं आलोक जी एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे कि इन तमाम सारी चीजों के बीच में आप खुद निपट रहे हैं, आप फील्ड पर हैं, आप कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं वहां पर। मैं ये जानना चाहता हूं एक चीज आपसे कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अनुभव कानपुर शेयर करना चाहे और जिसको कि दूर सुदूर बैठा मध्य प्रदेश का कोई कमांडर सुनना चाहे, तो क्या हो सकता है आलोक जी? ऐसा तो हमने अभी तक तो जो हमारे लोकल लेवल पे हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो किया है, इट हैज हेल्प अस अ लॉट। लेकिन हाँ, लोकल लेवल पे हमने ये पाया है कि डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव जो होती है, जब हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी बात सुना जाए, उनकी बात समझा जाए, जो उनका फीडबैक मिलता है जो ग्राउंड से, वो फीडबैक जरूर हम लोगों को अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है, रोज हम उनको कुछ कहते रहे हैं, वो कुछ हमको फीडबैक देते रहे हैं,
दोनों भी बहस होती रही है, बट इस लाइवली प्रोसेस से क्या हुआ है कि वी हैव बीन एबल टू कम टू एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वंडरफुल, थैंक यू। वंडरफुल 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 चीज, बहुत अच्छी बात आपने कही आलोक जी। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, एक बात लोगों जब बात हो रही थी तो ये बात मेरे समझ में आई और सामने रखी। रिसर्च टीम ने भी मुझसे ये बात पूछी कि आप जरूर संजय जी से इस बात को दरियाफ्त करिएगा, पूछिएगा कि आपने शुगर फैक्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जहां पे शुगर फैक्ट्रीज नहीं है उन जगहों को कैसे जोड़ेंगे और उन जिलों को, 75 जिले, उनमें कैसे इसके लिए रोड मैप है कि बाकी जगह भी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को आप बेहतर कर पाएं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है और एक्सपेरिमेंट का सवाल है। संजय आर भूसरेड्डी साहब। पहले जब हम लोगों ने चर्चा हुई थी उच्च स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठकों में, तो पहले हम लोग का ग्रामीण या वो नहीं था, लेकिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए शहरों में काफी हो रहा है, आप ग्रामीण को देखिए, और उसी के तहत फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमारे सीएचसी भी सब ग्रामीण में है जिसको हम लोग संतृप्त कर रहे थे, तो वो पूरा उससे हमारा ग्रामीण के तरफ फोकस थोड़ा बढ़ गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उन्हीं को लिया जहाँ पर वो, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसमें हम लोगों ने 75 जिले लिए, हमारे चीनी मिल 20 जगह, लेकिन उसमें हमने ये किया है कि एक चीनी मिल को उनका जहाँ पे चीनी मिल है वहां दिया और एक उनको हमने जहाँ पे चीनी मिल नहीं है वहां दिया, और कुछ जिलों को, जैसा मैंने बताया कि 75 जिलों को हमने 42 प्लांट्स, 75 जिलों में 79 प्लांट्स लग रहे हैं, ये हर जगह लग रहे हैं, इसमें 42 चीनी मिल लगा रहे हैं और 37 आबकारी लगा रहे हैं। तो जो एकदम ही जैसे ललितपुर है, झांसी है और इस प्रकार के प्रयाग है, मिर्जापुर है, जहां हमारा चीनी का ये सेटअप नहीं है, वह हमने आबकारी के सेटअप से किया है। राइट। थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का हमारे मेहमान के कॉलम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने सब वक्त दिया आप दोनों ने, और वो इस वक्त जिसमें सब हाई टाइम, जिसमें संजय जी आपका भी और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आगे कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो कैसे रोशनी और कैसे एक मिसाल कायम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली से आप अगर लखनऊ की तरफ जाएं और बरेली के रास्ते, तो बरेली से आगे एक शहर है शाहजहांपुर, परिचित है लोग उससे, और उस शहर में एक मेहमान है हमारी जो आज की आगे की, वो अर्शी अंसार। उन्हें सब लोग सिलेंडर वाली बिटिया कहते हैं। इस कोरोना के समय में ये सिलेंडर वाली बिटिया पूरे शाहजहांपुर में सब लोग इन्हें जानते हैं। मैं उन्हें सलाम कहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, थैंक यू सो मच कहता हूं, आज हमारे प्रोग्राम से जुड़ रही हैं। और उनकी तारीफ में ये कि इतना कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं इनसे अभी आपका परिचय भी कराऊंगा। अर्शी अंसार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनय सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, और इन्होंने तमाम तरह के काम किए। इनको मैं लोगों ने बताया कि लोगों को सिलेंडर से लेके ऑक्सीमीटर से लेके खाने से लेकर तमाम सारी चीज़ों पे, और इसमें मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ था परिचय में, और जब मुझे बताया गया तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी लोगों को बहुत उत्साहित कर रहे थे। और आज जब मैंने बात करी तो उसमें कहा गया कि प्लाज्मा अतार्किक है, लेकिन कोई बात नहीं, सेवा तो वो है कि जो करी जाए मन से की जाए। और गगन कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन समाज से भी बहुत ज़बरदस्त तमाम तरह के काम करें। लेकिन सबसे पहले मैं अर्शी की तरफ आना चाहूंगा। अर्शी, सिलेंडर वाली बिटिया क्यों कहते हैं सारे लोग आपको, मैं ये जानना चाहता हूं। अर्शी जी। अर्शी, मैं रोकना चाहूंगा, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको ठीक करेगी और उसको दुरुस्त करेगी, फिर मैं आपके पास मुखातिब होता हूं। जरूर मैं आ रहा हूं आपके पास, जरूर जानना चाहूंगा। मैं विनय सिसोदिया जी की तरफ रुख करना चाहता हूं। विनय जी, तमाम तरह से लोगों को आप उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो दिमाग में ये कैसे बात आई कि नहीं इस समय तो समाज में निकलने की जरूरत है? विनय जी। जी प्रतीक भाई, हम लोग लॉयंस इंटरनेशनल से हैं। हेलो जी। और जी आप बोलिए, हम लोग बोलिए।
हम लोग समाज में काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, लेकिन जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफ़ी है, क्योंकि महामारी बहुत बढ़ गई है और शहर से गाँव की तरफ बढ़ चुकी है। हम लोगों ने गाज़ियाबाद में एक सिलेंडर के लिए जो है ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया है, जो कि हमारा लॉयंस आई हॉस्पिटल है उसके द्वारा संचालित हो रहा है। हमने शामली के अंदर में ऑक्सीमीटर बैंक्स जो है वो बनाया है, जो लोगों को वहाँ पे मदद कर रहा है। आसपास के लोग आते हैं और उसको ले जाते हैं और फिर बाद में हमको रिफंड कर जाते हैं। इसी तरीके से देहरादून के अंदर में हम मेडिसिन्स बांटने का काम कर रहे हैं। हापुड़ के अंदर में हमारा ऑलरेडी जो है वो एम्बुलेंसेज हैं, उसके अलावा में ऑक्सीजन बैंक पहले से ही हमारा चल रहा है, वो काम कर रहा है समाज के लिए। लेकिन प्रतीक जी, जो हालात हैं उसके हिसाब से जो आज लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको रोकना हमारा पहला दायित्व है, क्योंकि ये लोग जो हमारे साथ काम करते हैं और अचानक जो है ये पेंडेमिक में जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि रोजगार छूट जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए। हम लोग यदि पूरी सैलरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आधी सैलरी उनको दें, ताकि वो लोग हमारे अपने को-वर्कर हैं, साथ में हमारे सालों साल से काम कर रहे हैं, और उनको हमको यहीं शहर में रोकना चाहिए। उनकी दवाई और वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। लॉयंस इंटरनेशनल की तरफ से हम मांग करते हैं सरकार से, यदि हमको उसमें दायित्व में शामिल किया जाए तो हम पूरे वॉलंटियर्स जो है मिलके ऑल ओवर इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट को, चूँकि हम एक इंटरनेशनल एनजीओ हैं और हमारे वॉलंटियर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर तरीके की मदद के लिए कहीं क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सवाल है विनय जी, बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपसे कि किस तरह से मदद कर सकते हैं आप, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे और किस तरह से मदद कर सकते हैं। सरकार अगर आपकी बात सुन रही है तो किस तरह से आपका क्या प्रपोजल है वो जानना चाहते हैं। प्रतीक भाई, मैं बताना चाहूँगा, लॉयंस इंटरनेशनल के लोग जो होते हैं वो एक संभ्रांत एरिया से आते हैं और अलग अलग शहरों के एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे व्यापारी, अच्छे एजुकेटिव्स, सारे ऑफिसर्स हम लोगों के मेंबर्स के रूप में साथ में वॉलंटरी काम करते हैं। हम चाहेंगे कि यदि सरकार चाहे तो हम उसमें कोई पैसा जो है वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अडॉप्ट कर लें, उनको वैक्सीनेशन का पैसा हम दे दें, हम उसमें मदद करना चाहेंगे। हम चाहेंगे यदि हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वर्कर्स के साथ में काम करने का मौका मिले तो हम जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएससी और दूसरे वो हैं उसमें हमारे वॉलंटियर्स जाके साथ में मदद करना चाहेंगे। किसी भी की तरीके की मदद जो भी गवर्नमेंट हमसे चाहे हम करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन। बहुत अच्छे दोनों आइडियाज आपके एक्सेलेंट हैं, बहुत ही बढ़िया है कि जहां तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अगर वहां पे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके लॉयंस क्लब में, इंटरनेशनल क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं, तो वो एक प्रभाव डाल सकते हैं। व्यापारी भी हैं, अच्छे प्रभावशाली लोग हैं, तो कम से कम खाना, राशन, स्कूल की फीस बच्चों की, इस तरह से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि लड़ाई लंबी है। जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि लड़ाई लंबी हो सकती है। जी विनय जी, मैं आता हूं सिलेंडर वाली बिटिया के बारे में आप भी जानना चाहेंगे। अर्शी अंसारी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं शाहजहांपुर से। मैं जानना चाहता हूं अर्शी, आपको सिलेंडर वाली बिटिया लोग क्यों बुलाते हैं शाहजहांपुर में? अर्शी जी सर, एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी फर्स्ट रमजान को, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उस समय ऑक्सीजन होम इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे थे, तो मैंने बड़ी कोशिशें की। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड पूरी की, क्योंकि उनका एसी वगैरह का काम रहता है, तो उनके पास 1-2 सिलेंडर थे पड़े हुए। वहाँ से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और उसके बाद में फिर जब वो ख़त्म हो गए तब रिफ़िल कराने की बारी आई, तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना पड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि काफ़ी लोग परेशान थे जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे वो लोग। उन्होंने साफ मना कर रखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर होम इंसुलेशन को नहीं दिया जाएगा। तो बस तब से ही मेरे मन में हुआ कि मैं अपने पापा के लिए ही नहीं, अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ। तो बस मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मेरे पास 3 सिलेंडर थे, मैंने 1 सिलेंडर पापा को लगाया रिफ़िल करवा के, और लोगों से वहाँ पे थे सबसे बात किया। रुद्रपुर की एक संस्था थी जिसने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने के लिए बोला था, तो हमने वहाँ से 3-4 सिलेंडर भरवाए थे अपने। बाकी वहाँ जो भी लोग थे उनके सबके सिलेंडर अरेंज करके सारे सिलेंडर रिफ़िल करवाए, वो सबको बांट दिए। बाकी 1 सिलेंडर हमने पापा के लिए रखा, और किसी भी की भी कॉल आती थी मेरे पास में, उसी टाइम मैं उन्हें 1-2 सिलेंडर उपलब्ध करवा देती थी। अर्शी, ऊपर वाला कभी भी कहीं से भी कोई रोशनी देता है, आपकी नजर बस खुली होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा जरूर होना चाहिए जिसको आप पकड़ सके
और आपने उसको पकड़ा। और मैं जानना चाहता हूं कि आपके फादर, आपके पिताजी, आप ठीक हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ अर्शी अंसारी। जी 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 सर, वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था, बोले थे इनको बहुत ज़्यादा कोविड की दिक्कत है। उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 60 जा चुका था, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था इलाज करने के लिए। बोले जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बस मेरे मन में सिर्फ ये थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब तक मुझे नहीं मिलेगा मेरे पापा को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और कहते हैं ना, अगर आपके अंदर जुनून है किसी भी चीज़ को पाने का, तो वो जुनून काफ़ी होता है उस काम को करने के लिए। मेरे अंदर बस जब मैं अपने पापा को देखती थी तो उनकी आंखों में लगता था, उनकी आंखों में एक कशिश थी, आंसू होते थे, वो हमसे बस इतना कहना चाहती थी कि अर्शी मुझे बचा लो। बस उन आंखों को देख के मेरे अंदर जो जुनून पैदा हुआ, मैंने इतनी कोशिश की। आज अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान शरीफ की बरकत से मेरे पापा हम लोग के साथ में है। ऊपर वाला अल्लाह आपको और बरकत दे, और आप ये जो रोशनी लेके, जो मशाल लेके चली हैं, इस मशाल में और रोशनी हो, तमाम सारे लोग जुड़े, और जो आपके कंधे हैं वो और मजबूत हो। और आप जैसे लोग तो निश्चित तौर से समाज के लिए एक वो उदाहरण है, वो सुनहरा पन्ना है जिसको कि निश्चित तौर से सामने लाया जाना चाहिए। अर्शी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, और कितना कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है जिससे मैं आपको थैंक यू कह सकूं। और आप जैसे लोग शाहजहांपुर में जिस तरह से काम किया है, मैं चाहूंगा कि वहां के तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग निश्चित तौर से आपका इस बात के लिए इस्तेमाल करें और आगे आके आपको इस बात के लिए थैंक यू कहें। थैंक यू सो मच अर्शी, आप जुड़े रहे मेरे साथ। मैं डॉक्टर गगन कपूर के पास आना चाहता हूं। गगन कपूर, आपने देखा अर्शी के बारे में, और आपने देखा कि विनय, और आपको मैं एक डॉक्टर के तौर पर जानता ही हूं, लेकिन मैं इस तरह से भी जानता हूं कि आप उन तमाम गलियों में काम करती हैं, उन लोगों के लिए काम करती हैं जो कि शायद जिनसे हम सामान तो रोज लेते हैं, ठेले वाले, रेडी वाले, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। डॉक्टर गगन कपूर। सर, जितना मीडिया में दिखता है, हर जगह दिखता है, उससे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन आउट ऑफ इंडियन सोसाइटी की एक एग्जाम्पल है कि ह्यूमैनिटी का ऐसा चेहरा उभर के सामने आता है कि हर कोई हेल्प के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। सर, ई कनेक्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑनलाइन होती है, उससे बहुत लोग एक्सेस नहीं कर पाते। लास्ट ईयर हमारे दिल्ली में एक स्कीम चल रही है कि आप ऑनलाइन राशन फॉर्म भरिए और आपको राशन मिल जाता है। तो सर, मैंने आसपास के जितने रिक्शा वाले, हॉकर्स, जितने भी वो लोग थे जो एक्सेस नहीं कर पाते थे, इंटरनेट एरिया के गार्ड या आसपास के क्लस्टर्स के लोग, सबके इंटरनेट पे फॉर्म भरे। एंड सर, लकीली वी गॉट राशन फॉर ओवर 1700 फैमिलीज जस्ट फिलिंग देयर फॉर्म ऑनलाइन। एंड दैट वाज अ बिग मूवमेंट फॉर मी कि कुछ मुझे लगा मैं सोसाइटी के लिए कर पाई। सर, हमारे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते हैं जो उनको नहीं पता कि लोकल एरिया में डीएम के ऑफिस कहाँ है, कहाँ जाके हमें एक्सेस करना है और कहाँ वो राशन की किट्स मिल रही है क्या। सर, हमने ट्विटर से वो सब डेटा इकट्ठा किया, उनके जाके ऑर्गेनाइजेशन से मिले, और जो वहाँ लेबर फंसे हुए थे बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में, उन सबका डेटा इकट्ठा करके उनके वो बनाए लिस्ट, एंड वी मेड श्योर कि लोकल अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से उन सबको राशन मिल पाया। But one thing I will come for sure, private labs are doing a big work, they are overloaded with work. I will request all the private pathological labs जहाँ वो इतना काम कर रहे हैं, अगर वो at least 10 poor patient का टेस्ट भी दिन में फ्री कर देंगे, because now poor patient has a माइंड में उनके ये मेंटालिटी है कि हम गरीब तो टेस्ट नहीं करा सकते, चेस्ट सीटी नहीं करा सकते, हम कहाँ जाएं मैम। डॉक्टर गगन, जब आप कह रही थी, मुझे भी लगा, और जब अर्शी को देखा तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूं, प्रोग्राम करता हूं, मेरा काम है ढूंढना, आप जैसे लोगों को, विनय जैसे लोग, अर्शी जैसे लोगों को ढूंढ के लाना। लेकिन सिर्फ यही नहीं है काम, इसके आगे भी होना चाहिए, इसके आगे होना चाहिए, इसके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जब आप कहती हैं कि पैथ लैब्स को आगे आना चाहिए फ्री टेस्ट के लिए, तो मैं विनय जैसे लोगों को तुरंत देखता हूं, और इन्होंने कहा कि मैं बहुत काम कर सकता हूं, तो व्हाई नॉट कि जब आप जैसे लोग ये बात आइडिया दे रहे हैं, और विनय जी जैसे लोगों के सामने मैं रखता हूं जिनके पास हर शहर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। विनय जी, इसमें जरूर डॉक्टर गगन ने जो बात कही, मैं चाहता हूं उसमें जरूर आप कमेंट करें और ये कहें कि या इस पर कुछ अपनी बात रखें कि हम जहां तक सुविधाजनक तरह से टेस्ट पैथ लैब से करवा सकते हैं या आगे आ सकते हैं। विनय सिसोदिया। देखिए प्रतीक भाई, गवर्नमेंट को इस समय में थोड़ा सा समाज सेवा वाले जो संस्थाएं हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें खाने पीने का कोई रास्ता नहीं है, उनको इनवाइट करना चाहिए, और उनको थ्रू जो है उनके वॉलंटियर्स का जो है वो इस्तेमाल करके वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
हम पैथोलॉजी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गगन ने सही बोला कि इस तरीके के डाटा इकट्ठा करके एक्चुअल में वी आर द गुड मैनेजर्स, आई विल टेल यू। वॉलंटियर तो हम है ही हैं, हम ग्राउंड बेस पे काम करते ही करते हैं, बट वी कैन मैनेज वेरी वेल। तो गवर्नमेंट यदि हमें कुछ चीजें दे दे, हमें कहीं जाने के लिए वैक्सीन उठा के लेके जाने के लिए, हम अपने कंधे पे वैक्सीन उठा के लेके जाएंगे। उनके पास लोग कम हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हमको बाहर भीड़ को मैनेज करना है, उनकी नंबरिंग्स लिखनी है, किसी भी तरीके की मैनेजमेंट के लिए हम दिन रात धूप ताप में बैठने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी चाहे गवर्नमेंट, हम उस तरीके से पूरे वॉलंटियर इंडिया के लिए तैयार हैं। और हमारी संख्या लाखों में है ऑल ओवर इंडिया। और मैं आपको प्रतीक भाई ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो क्लब्स होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब जुड़े हुए हैं। हमारे कई मेंबर्स हैं जिनके इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बैंक्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर में बैन लगा दिया कि वो प्राइवेटली नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों की मजबूरी हो गई कि हम लोग उस समय में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा का पूरा कोटा खुद चाहिए था और उनको वहाँ से सप्लाई करना था। हम हर तरीके की मदद के लिए तैयार हैं प्रतीक भाई। हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल विनय जी, बिल्कुल विनय जी, ये वक्त ही वही है, वह वक्त ही वही है। मुझे पूरी उम्मीद है जब ये कोई प्रोग्राम देख रहा, आपको डॉक्टर गगन, विनय, आप ही का, अर्शी, आप ही का प्रोग्राम है, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा ये। और मुझे पूरी उम्मीद है जब कोई प्रोग्राम देख रहा होगा उसके दिमाग में एक रोशनी, एक बल्ब अर्शी की तरह जरूर जला होगा कि क्यों ना इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। इन तमाम सारे लोग, विनय जैसे लोग, डॉक्टर गगन कपूर जैसे लोग, अर्शी जैसे लोगों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो बहुत कुछ हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, वेरी वेल मैनेज्ड हो सकता है। आज अभी बस सिर्फ कल फिर होगी मुलाकात किसी नए आइडिया के साथ। भैया जी कहीं में अभी इतना, आर पार की तैयारी।